आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज से बेटा इस चैनल पे जो है कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान विषय के सभी जो है इम्पोर्टेंट या पूरा बुक जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बारे में बताया जाएगा, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, चैप्टर वाइज जो है सभी को आप लोगों को समझाया जाएगा। बड़े ध्यान से आप इसे समझिएगा और अगर कुछ भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्या कीजिएगा बेटा, कमेंट कीजिएगा। देखिए कक्षा 12वीं का जो फिजिक्स है बेटा, ये चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया से एरिया, ठीक है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसका जो फील्ड है वहाँ से स्टार्ट होता है बेटा चैप्टर 1 से, और एक एंडिंग होता है बेटा लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर संचार से, संचार व्यवस्था। तो ये पूरा जो कक्षा 12वीं का जो फिजिक्स है ये पूरा का पूरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या आप समझिए पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही है। पूरा का पूरा विद्युत से शुरू होगा और विद्युत पर ख़त्म होगा। उसके टेक्निक, उसके टेक्नोलॉजी पर क्या होगा चैप्टर एंडिंग होगा। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल जो है उसका समाधान जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। और बड़े ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत से रिलेटेड है चैप्टर जो है इसके वैल्यूज करा, ठीक है। अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका जो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बड़े ध्यान समझना, ठीक है। और मैं अजय चंद्रा पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपको जो है अच्छे से समझाने का। यदि समझना है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आप जानते हैं विद्युत क्या होता है, या तो मुझे बता सकते हैं कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक। सभी लोग अपनी अपनी अवधारणा है विद्युत को लेकर। विद्युत एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। विद्युत क्या है, विद्युत एक लाइन में बोलेंगे विद्युत क्या है तो आप बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है। इसके बारे में, विद्युत के बारे में बताने वाले अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, उनको पतंग उड़ाने का बहुत ही अच्छा शौक था। पतंग उड़ा रहे थे अपने छत पर। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो आसमानों पर, बादल पर क्या हो बेटा, बिजली जो बिजली कड़कता है ना, वही क्या हो, बिजली कड़कने लगे, जिसको वैज्ञानिक लोग प्रकाश कहते हैं, कई लोग बिजली गिरना भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो लाइट था, जो विद्युत था, जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक से जो है उस रस्सी पर, जिस धागे पर वो पकड़े थे, उसका क्या हुआ, वो आवेश जो है उनके हाथ पर आ गया, मतलब बोला जाए उस रस्सी पर आ गया, और जो पतंग उनसे छूट गया। बड़े ध्यान समझेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे जो पतंग उड़ा रहे थे, तो बिजली कड़क रही थी, तो क्या हुआ, बिजली के गरजने से या कड़क से जो है उनके हाथों पर क्या झटका टाइप लगा, पतंग उनसे क्या हुआ, छूट गया। अब पतंग छूटा तो उनको एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था ये। इसके बारे में उन्होंने क्या किया, खोजने का कोशिश किया, प्रयास किया, और अपने लैब में जो है कहते हैं कि एक प्रकार के उन्होंने बादल बनाया, और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने विद्युत के बारे में बताया। कैसे बताया, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो है बादलों में घर्षण के कारण, बादलों में
घर्षण के कारण क्या हुआ, यह बिजली या चमक क्या है उत्पन्न हुआ है, और उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया, तो आप बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो देखिए उन्होंने प्रयोग किया, क्या प्रयोग था उनका समझिएगा। उन्होंने क्या किया, एक कांच लिया इस तरीके से, और उसको क्या किया, रेशम के धागे से क्या कर दिया, लटका दिया, और इसको रुई से या बिल्ली के खाल से इसको क्या कर दिया, इसको रगड़ दिया। बड़े ध्यान से समझिएगा। और उन्होंने क्या किया, एक और जो है कांच इसके संपर्क में लाया। अभी हमने क्या कहा आपको, ठीक है, कि विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ, तो बादलों के आपस में घर्षण से, याद रखिए ये चीज। ठीक है, घर्षण से हुआ। किससे हुआ जी, घर्षण से। ठीक है, तो आगे समझिएगा। उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया उन्होंने कि एक जो है कांच लिया इस तरीके से, और इस कांच को क्या किया, रेशम के कपड़े या रुई, रेशम के कपड़े से या बिल्ली के खाल से इसको रगड़ दिया। और ये भी एक कांच है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये सभी कांच है, और इस रेशम के धागे से इसको लटकाया गया है। जब इसको इसके पास लाया गया तो ये क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। क्या करने लगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, एबोनाइट। ठीक है, एक एबोनाइट का जो है इस प्रकार, एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है, समझेंगे आप इसे। एबोनाइट एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। इसे भी उन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल से या रेशम के कपड़े से क्या किया, इसको रगड़ा। ठीक है, घर्षण किया। एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, ये भी एबोनाइट है। तो उन्होंने देखा कि इनमें भी क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिघर्षण उत्पन्न हो रहा है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिघर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर तीसरा प्रयोग यहाँ पर किया। उन्होंने तीसरा प्रयोग क्या किया, ध्यान समझिए। कांच की एक छड़ और एक एबोनाइट, ये जो पदार्थ है दोनों, इन दोनों को क्या किया, रेशम के धागे से लटका दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कांच है और ये एबोनाइट, और इन दोनों को क्या किया जी, घर्षण कराया गया। और आपस में जब इनको लाया गया, पास लाया गया इनको, तो क्या किया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, आकर्षित हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, आकर्षित हो गए। और उन्होंने देखा कि जो है समान जो पदार्थ है वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, जैसे चुंबक नॉर्थ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और नॉर्थ और साउथ को आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हुआ कि कांच और एबोनाइट दो अलग अलग पदार्थ जब आपस में लाया गया तो ये क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहे थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा, ठीक है, आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवेश के, हम यहाँ पर प्रकार बता रहे हैं आपको, समझिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि विजातीय पदार्थ जब आपस में लाए गए तो एक दूसरे क्या हुए, वो आकर्षित हो गए। और उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने कहा कि कांच में, तो उन्होंने मान लिया कि समान पदार्थों में क्या होता है, धन आवेश होता है। तो उन्होंने ये बोला, हम मान लेते हैं, बोला कि कांच में क्या है, धन आवेश है। कांच में क्या है, धन आवेश है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या किया, ये प्रतिकर्षित किया। और उन्होंने मान लिया कि एबोनाइट में क्या है जी, ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश है। एबोनाइट ऋण आवेश होने के कारण और कांच जो है धनावेश होने के कारण एक दूसरे को क्या कर लिया, प्रतिकर्षित कर लिया। ऐसा माना गया, ऐसा मान लिया गया। एक प्रकार का परिपाटी होता है, मतलब मानना चाहता है कि मान लेते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, एबोनाइट ऋण आवेश है और कांच क्या है, धनावेश है। ऐसा जो है मान लिया गया। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, लेकिन हम कैसे, लेकिन यह कथन सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है,
हम कैसे बोल सकते हैं कि सी कांच में ही जो है धन आवेश होगा? इसमें भी हो सकता है एबोनाइट, कांच में भी ऋण आवेश हो सकता है। हम कैसे मान लें, ठीक है, कि कांच ही धन आवेश है? इसका कोई प्रमाण नहीं था। तो ये इसका जो प्रमाण है मॉडर्न फिजिक्स में हमको मिलता है, और मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा समझ आ रहा है ना? ठीक, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ हाँ, ठीक है जी। तो ये बात, ये कथन असत्य साबित हो गया कि कांच में क्या है, धनावेश है, और एबोनाइट में क्या है, ऋण आवेश है। लेकिन एक समय तक यही चलते आ रहा था कि कांच क्या है, धन आवेश है, और एबोनाइट क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है? तो अब चलिए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार हम आवेश को किस प्रकार से समझते हैं। चलिए समझते हैं, ठीक है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है समझिएगा, ठीक है? देखिए समझिएगा, हम जानते हैं कि मान लीजिए दो पदार्थ हैं, ठीक है? ये दो पदार्थ हैं इस तरीके से, और हम ये भी जानते हैं कि इसके बाह्यतम कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? आप सभी जानते हैं इस बात को। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के नाभिक से बाह्यतम कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही कम बल से क्या होते हैं, आपस में वहाँ जुड़े रहते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई पदार्थ का ये बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस नाभिक से क्या होता है, ये बहुत ही कम आकर्षण बल से, क्या जितना अधिक ये जुड़े रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जुड़े रहेंगे, वो क्या होगा, इससे बहुत ही कम बलों से क्या होता है, बंधा रहता है या जुड़ा रहता है, ठीक है? तो मान लीजिए ये दो पदार्थ हैं, और इन दोनों पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं। जब दो पदार्थों के बीच हम क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, ध्यान समझेंगे। जब हम दो पदार्थों के बीच क्या कराते हैं, घर्षण कराया जाता है, तो जिस पदार्थ का अंतिम कक्षा, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ठीक है, जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, और इन दोनों पदार्थों को क्या किया जाए, घर्षण कराया जाए, तो इसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करके इस पदार्थ में, मान लीजिए पदार्थ ए है, ये बी है, दो पदार्थ हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है जब घर्षण कराया जाए तो इसका जो बाह्य कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा प्राप्त करके क्या करेगा, दूसरे पदार्थ में चला जाए, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है? तो ध्यान समझिए कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे हम धनावेश कहेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋण आवेश। समझ में आया? आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत फिर से समझा रहा हूँ। जब दो पदार्थों के बीच क्या करते हैं, घर्षण कराया जाता है, और जिस पदार्थ का अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी की कक्षा में चला जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे आप धनावेश कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे आप क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। यही क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार जो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। समझ में आप लोग को? ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से समझिए आप लोग। समझ में नहीं आया तो फिर से बताइएगा मुझे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। आगे हम समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है? आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है? आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है समझेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, Q = N × E। ये इसका क्या है, फॉर्मूला।
Q इक्वल्स टू N इंटू E, ठीक है। जहाँ पर Q का मतलब होता है कुल आवेश, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, यह है कुल आवेश, और ये होता है इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन आप इसे बोल सकते हैं, और N जो होता है वो होता है पूर्णांक बोल सकते हैं, जो प्लस माइनस जीरो में भी होता है, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण? किसी पदार्थ पर, ध्यान समझेंगे, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, ध्यान समझेंगे, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कि किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, पर ध्यान समझिए, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, अर्थात हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन से ये आवेश अगर जाएगा तो किस रूप में जाएगा? 7, 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जो भी, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं जाएगा। 5/3 6 जो भी 11, इस फॉर्म में नहीं जाने वाला आवेश जो होंगे, ठीक है। या किसी क्या परिभाषा क्या फिर से बोलते हैं, किसी पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, अर्थात अगर हो जाएगा तो पूर्णांक के रूप में जाएगा, +2 -2, या इलेक्ट्रॉन जो भी जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन या आवेश जो जाएगा, चार्ज जो जाएगा, प्लस माइनस जो चार्ज जाएगा किसी पदार्थ में, वो +-2 3 4 ऐसे रूप में जाएगा, न कि 7/5 5/3 6/11 इस रूप में वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे संवाद, ठीक है। कुछ साल पहले यदि की बात है, कुछ साल पहले अभी जब नाभिकीय अनुसंधान हो रहे थे, ठीक है, जब नाभिकीय रिएक्टरों में कुछ कहते हैं कि उसमें कुछ रिसर्च किया जा रहा था, तो वहाँ पर जो उसके जो वैज्ञानिक थे, जो न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, ठीक है, कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे थे, अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, +6 +2 +3 इस फॉर्म में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे 5/3 6/11, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो भिन्नात्मक रूप दर्शा रहे थे। भिन्नात्मक रूप का अर्थ क्या होता है? वो अलग रूप से मतलब वो टूट कर मतलब डेसिमल की फॉर्म में जा रहे थे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भिन्नात्मक रूप में जाते हैं। भिन्नात्मक मतलब उसे क्वार्क कहा गया बाद में, जैसे +2/3, ठीक है, +2/3, ठीक है, और -1/3, ठीक है, +2/3 और -1/3। उन्होंने जब नाभिकीय अनुसंधान पर जो नाभिकीय रिसर्च कर रहे थे, जो नाभिक पर जो भी इलेक्ट्रॉनों का जब रिसर्च कर रहे थे, तो क्वार्क क्या होता है? कुछ ऐसे मूलकण होते हैं, जो स्वतः ही क्या कर लेते हैं, स्वतः जो है आवेश या अपनी मूलकण जो है बना लेते हैं। ध्यान समझेंगे, क्वार्क क्या होता है? कुछ ऐसे मूलकण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो अपना ही क्या कर लेते हैं, एक और रूप जो है बना लेते हैं, स्वतः ही, ऑटोमेटिक। उसे क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। उन्होंने 2 क्वार्क देखा, इसे अप क्वार्क कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अप क्वार्क, और उसे कहा जाता है डाउन क्वार्क, ठीक है, इसे अप क्वार्क कहा गया, इसे क्या कहा गया जी? डाउन क्वार्क। आप समझे मैं क्या कहा? मैंने ये कहा कि जब कुछ वैज्ञानिकों ने आज से कुछ साल पहले जब एक रिसर्च किया न्यूक्लियर पावर पर, जब लोग रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मूलकण थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्वतः ही अपनी ऊर्जाओं के, अपने स्वरूप का क्या कर रहे थे, एक मूलकण बना रहे थे, ठीक है।
उतनी ऊर्जा का। तो उन्होंने देखा कि दो प्रकार के कण बन रहे थे वहाँ पर, एक था 2/3 और एक है -1/3। 2/3 को कहा जाता है अपवर्ड और -1/3 को कहा जाता है डाउनवर्ड। ठीक है, सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत ईजी है। आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, उसका जो ऊर्जा होता है निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है? नियत रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है जी, इसे कहा जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही क्या होता है वहाँ नष्ट होता है। विलगित का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं आवेश उत्पन्न करने के लिए एक जरूरी होता है, उसी को विलगित हम कह सकते हैं, विलगित निकाय कहते हैं उसको। मतलब आवेश उत्पादन के लिए जो जरूरी चीज़ है वो क्या है? विलगित है। मतलब आवेश को न तो हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही क्या है, बस उसका क्या होगा? रूपांतरण होगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, बस उसका क्या होगा जी? रूपांतरण होगा। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अगला हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझेंगे इसे आप। ठीक है, कूलॉम का नियम। ठीक है, क्या होता है कूलॉम का नियम? चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझेंगे, ये दो बिंदु है ए और बी, जिनकी हम बीच की दूरी मान लेते हैं r। ठीक है, इस पर आवेश दिया गया है +q चार्ज और -q चार्ज। ठीक है, +q चार्ज और -q चार्ज। ठीक है, या ऐसे बोल दीजिए, अभी इसको नाम दे दीजिए, इसको Q1 दे दीजिए और इसे क्या दे दीजिए? Q, इस तरीके से। ठीक है, वैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसका आपने कक्षा 11वीं में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े होंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ध्यान समझें। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और दूसरा है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब इसका मैं आपको कथन या परिभाषा को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु के आवेशों पर, किन्हीं दो बिंदुओं के आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदुओं के आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदुओं पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से समझेंगे क्या होता है कूलॉम का नियम। किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहा जाता है बेटा? कूलॉम का नियम कहा जाता है। समझ में आप लोग कूलॉम का नियम क्या है? तो किन्हीं दो बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को क्या कहा जाता है? कूलॉम का नियम कहा जाता है। माना ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। आगे देखते हैं F इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनल टू के साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं कि Q1 Q2/r²। आगे देखते हैं। ठीक है, K का मान फिजिक्स यूनिट में हम देखते हैं। ठीक है, K बराबर A, तो क्या हो गया यहाँ पर? F बराबर Q1 Q2/r²। ठीक है, और यदि को हम इसी को यदि हम क्या लेते हैं SI यूनिट में लिखते हैं, SI पद्धति में, तो हम मानते हैं कि K बराबर, हम एक वैल्यू लेते हैं कि वो वैल्यू है
1/4πε0, 1/4πε0, जिसको डिजिट में आप बोल सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, आगे देखिए इस पर वैल्यू डाल देते हैं, पुट कर देते हैं इसको, समीकरण 3 मान लेते हैं हम। ठीक है, f इक्वल्स टू k का मान यहाँ से 1/4πε0 मल्टीप्लाई q1 q2 बाई r स्क्वायर, यही क्या है कूलम्ब के लिए इसका बल है। ठीक है, कठिन नहीं है। ठीक है जी, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश क्या होता है। ठीक है जी, चलिए समझिएगा। ठीक है, एकांक आवेश हम यहाँ पर समझते हैं क्या है। एकांक आवेश, ठीक है, चलिए यदि मान लेते हैं ये एसआई पद्धति में के का मान है जहाँ पर सेलेनॉट का मतलब है उसकी विद्युतशीलता। ठीक है, और ये किस पे रखे हैं, वायु या निर्वात में। ठीक है, वायु या निर्वात में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यदि F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 बराबर Q2 परिमाण में बराबर आवेश और 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो परिभाषा करते हैं इसका क्या होता है। एकांक आवेश की परिभाषा बड़े ध्यान समझेंगे। वायु या निर्वात में परिभाषा समझेंगे। ठीक है, वायु या निर्वात में उसको पूरा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू को क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट अप करते हैं। ठीक है, तो F का वैल्यू क्या है वहाँ पर 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और यहाँ पर 1/4 का मान ही होता है 9 गुणा 10 की घात। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 और मल्टीप्लाई Q1 Q2 Q स्क्वायर होगा, क्योंकि Q1 के लिए भी Q होगा, Q2 के लिए भी क्या होगा Q होगा, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 मीटर। ठीक है, तो 1 r स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 भाग में इधर जाएगा तो पूरा भी होगा, तो Q स्क्वायर बराबर 1 और Q बराबर होगा रूट में बदल जाएगा, तो 1 का रूट होता है प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे करेंगे इसका हम, वायु या निर्वात में रखे, एक मिनट समझिएगा, वायु और निर्वात में उपस्थित, वायु निर्वात में रखे, वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए समान परिमाण के आवेश। समान परिमाण का आवेश का मतलब होता है या तो दोनों आवेश प्लस प्लस में हो या दोनों आवेश डेढ़ डेढ़ में हो। ठीक है, परिमाण में समान आवेश। ठीक है, पर जो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसी को एकांक आवेश कहा जाता है। एकांक आवेश क्या है, तो वायु निर्वात में रखे हुए, वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित समान आवेश, परिमाण में समान आवेश एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, उसी को क्या कहा जाता है, एकांक आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज जो है आपके चैप्टर 1 का बेसिक जो है हम पढ़ाए हैं। कल से हम जो है आपको निरक्षीय अक्षीय ऐसे टॉपिक्स पर जो है पढ़ाएंगे, उनको आप बड़े ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।